हमेशा से हर एक युग में नारी की ही परीक्षा क्यों होती आ रही है। जैसे त्रेता में सीता जी की परीक्षा ली गई, द्वापर में द्रौपदी की परीक्षा हुई और कलयुग में तो हर घड़ी हर पल किसी न किसी नारी की परीक्षा होती ही रहती है। पुरुष कहीं भी कभी भी कुछ भी करे, उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है कि तू कहाँ था अथवा क्या करके आए हो। यदि औरत घर की इज्जत होती है तब फिर पुरुष को क्या कहेंगे। अंजना तो इतनी रात हो गई अभी तक कहाँ है। अंजना की मम्मी की कड़कती हुई आवाज़ अंजना के फ़ोन पर गूंजी। मम्मी, मैं भव्या के घर पर हूँ, यहाँ पर कुछ नोट्स लेने थे, मैं आधे घंटे तक घर पहुँच जाऊँगी। अंजना ने अपनी मम्मी को झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि अंजना तो अभी सुलभ के साथ मस्ती करती हुई एक गार्डन में एक वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। अंजना ने अपनी मम्मा का फ़ोन काटने के बाद सुलभ की गर्दन में अपनी बाहें डालकर बोली, सुलभ, अब हम दोनों अपने मम्मी पापा को इस तरह कब तक झूठ बोलते रहेंगे। सुलभ बोला, अंजू, हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पापा को बहुत सा दहेज चाहिए, वह तुम्हारे पापा नहीं दे सकते हैं। दहेज दहेज, तुम्हारे पापा को इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हें मालूम था कि मेरे पापा को लड़की नहीं दहेज चाहिए, तब तुमको किसी करोड़पति से लड़की से प्यार करना चाहिए था। अंजना सुलभ से पूछने लगी, तुम मुझे पहली मुलाकात में ही अच्छी लगी थी, इसलिए तुमसे प्यार कर बैठा। सुलभ ने जवाब दिया। सुलभ के पापा बहुत ही लालची थे। उनके दो लड़के व एक बेटी थी। बेटी सुलभ से 3 साल छोटी थी। वह सुलभ के दहेज से ही बेटी की शादी करना चाहते थे, इसलिए वह पहले सुलभ की शादी करना चाह रहे थे। सुलभ भी अपने पापा को अच्छी तरह जानता था। अक्सर सुलभ की मम्मी व पापा में इन बातों के कारण झगड़ा हो जाता था। वह कहती थी कि आप इस दहेज के चक्कर में बेटा व बेटी दोनों की शादी की उम्र निकाल कर शादी करोगे। एक बार तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सुलभ की मम्मी रूठ कर मायके चली गई थी। वह बहुत दिनों बाद वापस आई थी। अंजना अपनी मम्मी से बहुत डरती थी। उसने अपने पापा से कभी भी डांट नहीं खाई थी। वह पापा के कारण ही कॉलेज तक पहुंची थी। यदि उसकी मम्मी की चलती तब वह उसकी अब तक शादी करके ससुराल भेज चुकी होती। सुलभ खुले विचारों का इंसान था। उसको इधर उधर मुंह मारने की आदत थी। उसका कॉलेज में 2-3 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। अंजना उसको सच्चा प्यार करती थी, परंतु सुलभ केवल दिखावा करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पापा दहेज के कितने लालची हैं। वह बिना दहेज के शादी नहीं कर सकते। वह केवल जिंदगी में रंग ललिया ही मना रहा था। सुलभ की सुंदर छवि के कारण कॉलेज की लड़कियां उसकी तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती थी। इस तरह अंजना भी उसकी सुंदरता के कारण उसे अपना दिल दे बैठी थी। सुलभ भी अपनी सुंदरता को अधिक से अधिक भुना रहा था। सुलभ ने अपने दोस्तों के साथ वैलेंटाइन डे पर शहर से बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इसके लिए अंजना ने भी अपने पापा से परमिशन ले ली और वह भी सुलभ के साथ गई थी। अंजना की एक सहेली भी गई थी। उस दिन अचानक मौसम बहुत ख़राब हो गया। उस दिन तूफान के साथ वर्षा भी हो रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उनको वहीं एक होटल में रुकना पड़ा। अंजना की सहेली किसी इमरजेंसी के कारण दिन में ही वापस लौट गई थी। उस होटल में केवल 2 कमरे ही खाली थे। एक कमरे में अंजना रुक गई और एक कमरे में सुलभ रुक गया। सुलभ को रात दिन नींद नहीं आ रही थी। रात को वह अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। वह सोच रहा था कि अंजना भी उसके साथ इसी कमरे में होती तब कितना आनंद आता। सुलभ ने अंजना का फ़ोन नंबर डायल किया। जब अंजना ने देखा कि सुलभ की कॉल आ रही है, वह मुस्कुराती हुई सोचने लगी, लगता है जनाब को नींद नहीं आ रही है, उनको सुरावा सुंदरी चाहिए। अंजना ने जानबूझकर फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसे सुलभ को परेशान करने में बहुत आनंद आता था। उधर सुलभ बड़बड़ाता हुआ बोला, अंजना तो घोड़े बेचकर सो रही है। इतना कहते हुए उसने अंजना के नंबर को दोबारा डायल किया, लेकिन अंजना ने फ़ोन को जानबूझकर नहीं अटेंड किया। अब सुलभ को बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। सुलभ पूरी रात जागता रहा। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नींद तो अंजना को भी नहीं आ रही थी, क्योंकि सुलभ बार बार फ़ोन कर रहा था। सुलभ जब सुबह अंजना से मिला तो उससे झगड़ा करने को तैयार हो गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। सुलभ व अंजना वहाँ से घर वापस आने के लिए तैयार थे, लेकिन
सुलभ अंजना से बात करने को ही तैयार नहीं था। अंजना को सुलभ की नाराज़गी का एहसास हो रहा था। अंजना ने सुलभ से नाराज़गी का कारण पूछने की कोशिश की, तब सुलभ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अंजना भी नाराज़ होकर बोली, जनाब, आपको इन बातों की भूख है, तब आप पापा से कहकर अपनी शादी करवा लो। अब सुलभ को अपनी भूल का अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसे अंजना को रात में अपने कमरे में बुलाने का क्या हक था, जो वह इतनी रात उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। सुलभ व अंजना वहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन दोनों में किसी न किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। सुलभ 2 दिन तक कॉलेज भी नहीं आया। इससे अंजना की चिंता बढ़ गई। उसने सुलभ के दोस्तों से भी उसके विषय में पूछा, लेकिन कहीं से कोई समाचार नहीं मिल सका। अंजना की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं सुलभ ने कॉलेज ही ना छोड़ दिया हो। तीसरे दिन अंजना ही सुलभ को फ़ोन करने की सोच रही थी। उस समय उसके मन में ख्याल आया कि हर जगह औरत को ही क्यों झुकना पड़ता है। ये मर्द तो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहते हैं, वह बात सही हो या गलत। यदि औरत से कहीं भी कोई गलती हो जाए और औरत को चरित्रहीन का इनाम दे दिया जाता है, पुरुष तो हमेशा पवित्र रहता है, जबकि पुरुष उस गलत काम में बराबर का हिस्सेदार होता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान क्यों है? इतना सोचने के बाद भी अंजना ने सुलभ को फ़ोन किया। अंजना सुलभ को पूछने लगी, सुलभ, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? नाराज़गी मुझसे होगी, कॉलेज से तो नहीं। अब कॉलेज कब आ रहे हो? सुलभ ने जवाब देते हुए कहा, नहीं अंजना, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आया। अंजना ने पूछा, अब कॉलेज कब आ रहे हो? सुलभ ने उत्तर देते हुए कहा, तबीयत ठीक होते ही आ जाऊंगा। अंजना उसके रूखे जवाब से कुछ परेशान हो गई। वह समझ रही थी कि आजकल के लड़के लड़कियां लिविंग में रहना पसंद करते हैं और वह शादी से पहले वह सब करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहिए। सुलभ भी यही सब करना चाहता था। अंजना यह बात भी समझती थी कि यदि लड़की के साथ कोई घटना घटित हो जाए तो यह साहब लोग लड़की को ऐसे नाम देते हैं जिसने समाज भी घृणा करता है। लड़की को चरित्रहीन, कलंकनी, बदचलन, ना जाने कौन कौन से नाम दे दिए जाते हैं। पुरुष लड़की से बात भी नहीं करना चाहता। उस समय ऐसा महसूस होता है कि पूरा दोष लड़की का ही हो। इस सब के लिए लड़की ने ही चस्क पर जवाब बनाया होगा। सुलभ 5 दिन बाद कॉलेज आया। वह अंजना से दूर भाग रहा था। अंजना ने उसको कहा कि सुलभ, मुझसे ऐसा क्या हो गया जो तुम सीधे मुंह बात नहीं करना चाह रहे हो? इस पर सुलभ बोला, नहीं अंजना, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। अब अंजना समझ रही थी कि सुलभ केवल अंतरंग संबंध बनाने का भूखा है, उसको प्यार से कुछ लेना नहीं है। इसलिए अंजना भी उससे दूरियां बनाना आरंभ कर दी। अब सुलभ को अपनी भूल का एहसास होने लगा था, परंतु अंजना ने इस कॉलेज को अलविदा कहने का मन बना लिया। जब इसकी भनक सुलभ को हुई कि अंजना यह कॉलेज छोड़कर जाना चाह रही है, तब उसने अंजना से इस विषय में बात करने की सोची। एक दिन सुलभ ने अंजना को लाइब्रेरी में अकेला बैठा देखकर वह उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। अंजना ने उससे कोई बात नहीं की। तब सुलभ ने ही पहले बोला, सुलभ, क्या बात अंजना, तुम आजकल कुछ परेशान नजर आ रही हो। यदि इस परेशानी का कारण मैं हूँ तो मैं इसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अंजना, नहीं सुलभ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुलभ, मैंने सुना है कि तुम यह कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में जा रही हो। अंजना, तुमसे किसने कहा कि मैं यह कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ? सुलभ, देखो अंजना, बात कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। मैं यह कैसे बताऊं कि मुझे कहाँ से मालूम हुआ? अंजना, सुलभ, अभी तक तो कोई ऐसा निश्चय नहीं हुआ है। हाँ, भविष्य में इस कॉलेज को अलविदा अवश्य कह सकती हूँ। जब भी जाने का प्रोग्राम होगा तब दोस्तों से क्या छिपाना। सुलभ, अंजना, कहीं मेरे कारण तो नहीं जा रही हो? अंजना चुप रह गई। वह कुछ नहीं बोली। उसके दिल में एक तीस उठ रही थी। वह आज सुलभ से अपना हिसाब बराबर करना चाह रही थी। वह सोच रही थी, पुरुष औरतों के साथ सेक्स के लिए ही दोस्ती करता है। सुलभ भी यह समझ रहा था। अंजना के मन में अनेक विचारों का मंथन जारी था। उसे पुरुषों की सोच पर हंसी भी आ रही थी और दुख भी आ रहा था।
अंजना को उस रात होटल की बात सोचने को मजबूर कर देती थी। पुरुष पहले तो स्त्री के साथ संबंध बनाने की जिद करते हैं, उसके बाद स्त्री पर ही आरोप लगता है कि पुरुष के साथ औरत भी बराबर की सहभागिनी होती है। जब औरत के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पुरुष उसे बीच भंवर में डूबने के लिए छोड़ देते हैं। अंजना जितना इस बारे में सोचती वह उससे उतना ही फंसती जा रही थी। अब अंजना का सुलभ से विश्वास टूट चुका था। सुलभ के पापा की आदतों का उसे सुलभ से पता चल ही गया था, इसलिए उसे सुलभ से दूर रखने में ही फ़ायदा नज़र दिखाई दे रहा था। इसलिए अब उसने इस कॉलेज को अलविदा कहने का पक्का मन बना लिया था। अंजना का साथ उसके भाग्य ने भी दिया, क्योंकि उसकी दरमियान उसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। अंजना ने इस खबर को किसी के साथ शेयर नहीं किया। इस तरह अंजना को सुलभ से दूर जाने का अवसर मिल गया। अंजना ने कॉलेज से अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी गुप्त तरीके से हासिल कर लिया और उसने दूसरे शहर में जाकर अपनी पुरानी सिम को भी बदल दिया, जिससे उसकी सुलभ के साथ कोई बात ना हो सके। जब अंजना कॉलेज छोड़कर चली गई तब सुलभ ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की थी। उसने अंजना की सहेलियों से भी पूछा, परंतु उन सभी ने भी इस विषय में अनभिज्ञता ही जाहिर की। इस घटना का सुलभ को बहुत दुख पहुंचा कि अंजना ने जाते समय उससे एक बार भी मिलना जरूरी नहीं समझा। उसने उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार भी नहीं किया था जिसकी अंजना इतनी बड़ी सज़ा देकर गई है। अब सुलभ ने भी उसको भूलना ही उचित समझा, लेकिन वह जैसे उसको भूलना चाहता उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। अब अंजना ने सुलभ को भूलकर नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा दिया। अंजना धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को अपने दिल से मिटाने की कोशिश कर रही थी। वक्त गुजरता गया और अंजना कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई और इसी बीच उसे एक कंपनी में जॉब भी मिल गई। एक दिन उसके पापा ने उसको अपने पास बिठाया और उसको पूछने लगे, अंजना, अब तो तेरी जॉब भी लग गई, आगे क्या विचार है? वहाँ उसकी मम्मी भी बैठी थी। कैसा विचार? आप किस विषय में मेरा विचार जानना चाह रहे हो? अंजना ने अनजान बनते हुए पूछा। माता पिता को बच्चों, पढ़ाई, जॉब व शादी विवाह की ही फिक्र रहती है। तेरी पहली 2 समस्याओं से तो निजात मिल गई है। अब शादी के विषय में ही पूछ रहा हूँ। यदि तूने कोई पसंद किया हो तो बता दे। यदि वह मेरी नज़र में खरा होगा तो मैं यह फ़र्ज पूरा करना चाहता हूँ। आज अपने पापा की इतनी स्पष्ट बातें सुनकर अंजना को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पापा ने पहले कभी इस तरह बातें नहीं की थी। इसके साथ ही आज उसे सुलभ के साथ बिताए गए सुनहरे दिनों की यादें ताज़ा हो गई। उसके पापा पूछने लगे, अंजू किस सोच में खो गई? तेरी सहमति के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए जो कुछ हो वह साफ बता दे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके दिए गए संस्कार से बाहर कैसे जा सकती हूँ? पापा को विश्वास दिलाते हुए अंजना ने उत्तर दिया। अंजना का जवाब सुनकर उसके पापा का सीना चौड़ा हो गया और उनको अपनी बेटी की सोच पर खुशी हुई और अपने दिए गए संस्कारों पर भी गर्व महसूस हुआ। अंजना के पापा बोले, अंजू, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी अपने पापा का इतना ख्याल रखती है। अंजना अपने पापा के गले से बच्चों की तरह लिपट गई। उसके पापा बोले, अंजू, मेरे ऑफिस में मेरे एक साथी हैं, वह मुझे एक लड़का बता रहे थे। वह उनके दोस्त का लड़का है। वह किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर लगा हुआ है। उन्होंने लड़के का फ़ोटो भी भेजा है। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अंजना पापा की बात सुनकर दूसरे कमरे में चली गई। अंजना की मम्मी बोली, आपको तो यह भी नहीं है क्या? मैं इतनी की बिटिया इस तरह की बातों का जवाब कैसे दे सकती है? यदि उसके दिल में कोई और बात होती तब वह पहले ही मना कर देती। उसका यहाँ से उठ जाना उसकी सहमति प्रकट करता है। अंजना के पापा बोले, श्रीमती जी, आप हमारा जमाना नहीं रहा। आजकल के बच्चों की राय जानना बहुत आवश्यक है। आजकल के बच्चे मॉडर्न ज़माने के हैं। हमारे ज़माने में तो जैसी मिल गई वह निभानी पड़ती है। आपका यह सब कहने का क्या मतलब है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझे मजबूरी बस निभा रहे हो? मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। आप अपनी पसंद की ले आना। इतना कहकर अंजना की माँ चली गई। अंजना अपने होने वाले पति के विषय में ही सोच रही थी कि वह कैसा होगा,
क्योंकि वह जानती थी कि आजकल के पुरुष औरत से केवल सेक्स की ही आशा रखते हैं, उनको उसकी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं होता। इन विचारों के बीच ही उसके सामने सुलभ की तस्वीर आ जाती। अब अंजना के पापा ने अपने दोस्त से मिलकर अंजना व उसके होने वाले पति विनय के साथ एक मीटिंग रखवा दी। इस सब के लिए एक होटल बुक करवा दिया गया और निश्चित समय पर दोनों परिवार के सदस्य होटल पहुंच गए। उस दिन भी अंजना ने येलो कलर का सूट डाला था, उसके ऊपर येलो कलर का दुपट्टा भी डाल रखा था। अंजना ने विनय को जब तिरछी नज़र से निहारते की कोशिश की तब उन दोनों की नज़र चार हो गई। अंजना ने लज्जा से अपनी नज़रें नीचे झुका ली और अपने नाखून चबाने लगी। अंजना की मम्मी ने यह दृश्य देख लिया और वह अपने पति से बोली, हम लोग आपस में बात करेंगे, तब तक विनय व अंजू को भी बात करने के लिए भेज देते हैं। इसके लिए दोनों तरफ से स्वीकृति मिल जाने पर अंजना की मम्मी उन दोनों को पास वाले कमरे में छोड़कर आ गई। अब अंजना वहाँ नीचे नज़र खड़ी थी। विनय ही बोला, अंजना आप खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ और मुझसे जो पूछना है पूछो। अंजना बोली, मैं क्या पूछूं? पापा ने जब आपको पसंद किया है तब उनकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती है। विनय ने पूछा, वाह क्या बात है, आपको अपने पापा पर इतना भरोसा है। लेकिन अंजना मैं कुछ स्पष्ट कहने का आदी हूँ, यदि आपकी कोई और पसंद हो तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। देखो मेरी कोई पसंद नहीं है, यह मेरे पापा भी जानते हैं, परंतु यदि अलबत्ता मेरी कोई पसंद होती तब आप किस तरह मदद करते? अंजना ने मुस्कुराते हुए विनय से सिंपल सा प्रश्न किया। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको नापसंद कर देता, विनय ने उत्तर दिया। अंजना ने तर्क देते हुए पूछा, या तो लड़की पर एक दाग लग जाता, वह लड़के को पसंद ही नहीं आई। इसके बाद तो एक ही बहाना होता कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, विनय शर्माता हुआ बोला। वास्तव में? अंजना ने दूसरा प्रश्न किया। देखो अंजना, यदि मेरी कोई और पसंद होती तो मैं यहाँ तक नहीं आता। अब हमें अपनी बातें करनी चाहिए, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझनी चाहिए, क्योंकि जो भी निर्णय होगा हम दोनों के द्वारा ही होगा। बिना टॉपिक को बदलने की कोशिश करने के लिए बोला। इसके बाद अंजना ने भी इधर उधर की बातें छोड़कर आने वाले नए जीवन के संबंध में ही बात करना उचित समझा। विनय और अंजना ने एक दूसरे को पसंद करके अपने माता पिता को अपनी तरफ से हाँ कह दी और इस प्रकार से दोनों की सहमति से यह रिश्ता तय हो गया। इस तरह विनय व अंजना कुछ समय बाद ही विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। एक दूसरे को दोनों ने समझा और दोनों का जीवन खुशियों से व्यतीत होने लगा। विनय के परिवार वाले भी अंजना से खुश थे। अंजना भी अपने सास ससुर का ध्यान रखती थी। वह उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देती थी। उनकी हर पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती थी। इसलिए उसके सास ससुर भी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखते थे। विनय को अंजना के आने के बाद मम्मी पापा की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अंजना की सेवा भाव से उसे अंजना पर विश्वास हो गया था। इसी बीच अंजना माँ बनने वाली थी। अब उसके सास ससुर ने उसका ध्यान देना आरंभ कर दिया। अंजना को सख्त हिदायत दे दी गई थी कि वह कोई भी भारी सामान ना उठाएगी और ना घर का ज़्यादा काम करेगी। अंजना की सास ने अब घर का सारा काम संभाल लिया था। विनय ने भी भारी काम के लिए एक नौकर रख लिया था। अंजना ने 9वें महीने में एक बेटे को जन्म दिया। विनय के मम्मी पापा पोता पाकर बहुत प्रसन्न रहने लगे थे। बेटे के जन्म के बाद अंजना का सम्मान बहुत बढ़ गया था। अब वह के सभी के सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे। अंजना इतना प्यार पाकर अपने पहले प्यार को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे यह सपने में भी कभी सुलभ की याद नहीं आई थी। बेटे के जन्म के बाद तो वह उसके साथ रहती थी। यदि वह एक क्षण के लिए आंखों से ओझल हो जाता था तो अंजना पागल हो जाती थी। बेटे का नाम कुणाल रखा। उसके दादा दादी तो उसे कन्हैया कहकर ही पुकारते थे, जिससे उसका नाम कन्हैया ही पड़ गया था। कन्हैया दादा दादी के आंखों का तारा था। जो यह कहावत है कि मोल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, इस तरह उनको अपना ब्याज बहुत प्यारा था। अंजना का वक्त बहुत ही आनंद से व्यतीत हो रहा था। अब कन्हैया भी तोतली भाषा में माँ कहकर पुकारने लगा था। वक्त बदलते में समय नहीं लगता। अंजना को कोई चिंता नहीं थी, परंतु वक्त कब किसका गुलाम होता है वह तो अपने हिसाब से ही चलता आया है। समय कब बदल जाए किसी को
मालूम किसी को मालूम नहीं होता है। समय कब बदल जाए किसी को मालूम नहीं होता है। अंजना और विनय एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, परंतु वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि अंजना के जीवन में एक बार घोर काले बादल छाने लगे। जब सुलभ को अंजना की शादी का पता चला और यह भी मालूम हुआ कि अंजना एक बच्चे की माँ भी बन गई है और उसका पति उसको बहुत प्यार करता है, तब वह जलकर खाक हो गया और वह उसकी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा करने की सोचने लगा। सुलभ अंजना से बदला लेने की सोचने लगा। अब वह बदले की आग में जलने लगा था। सुलभ रात दिन यही सोचता रहता कि अंजना ने उसके प्यार को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया है, जबकि इसमें अंजना का कोई दोष नहीं था। सुलभ के पास अंजना की कुछ फ़ोटो व वीडियो थी। वह उनको एडिट करके एक वीडियो बनवा लिया और उसे उसके पति के नंबर पर भेजने की कोशिश सोचने लगा। सुलभ ने अंजना को बदनाम करने का प्रोग्राम बना चुका था। इसके लिए वह अंजना के पति का नंबर हासिल करना चाह रहा था, परंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिल रही थी। सुलभ अंजना के पति विनय का फ़ोन नंबर हासिल करने हेतु पूरी कोशिश कर रहा था और एक दिन वह इसमें कामयाब भी हो गया। सुलभ ने अंजना का एडिट किया हुआ वीडियो विनय के नंबर पर भेज दिया। वीडियो को देखकर विनय ने भेजने वाले नंबर पर फ़ोन किया, परंतु सुलभ ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब विनय के मन में अनेक प्रकार के विचारों का मंथन शुरू हो गया। वह सोचने लगा, क्या अंजना ऐसी हो सकती है? कहीं या किसी की बदनाम करने की कोशिश तो नहीं? कोई हमारे सुखी जीवन में दरार तो नहीं डालना चाहता है? जब इसी तरह के सोच विचार के साथ वह घर आया, तब अंजना ने उसके चेहरे को इस तरह परेशान देखकर उससे पूछना चाहा, परंतु विनय सिर दर्द का बहाना बनाकर उस वीडियो के विषय में ही सोचने लगा। वह सोच रहा था कि जब मैंने अंजना से शादी से पहले मुलाकात के समय उसके मन की बात जाननी चाहिए थी, परंतु उसने उस दिन मुझे कुछ नहीं बताया। उधर अंजना समझ चुकी थी कि आज विनय के साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसने विनय की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। अंजना ने विनय के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा करके पूछना चाहा कि कहाँ दर्द है, लेकिन विनय ने उसके हाथ को झटके से दूर हटा दिया और बोला, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ समय किसी के साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। अंजना बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने परेशान हो और तुम कहते हो कि अकेला छोड़ दूँ? बात क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या? जब तक बताओगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा? इस समय विनय को अंजना की बात कांटों की तरह चुभ रही थी। उसका मन कह रहा था कि परेशानी की जड़ तो तू ही है। देखो औरत कितना बड़ा वाला नाटक कर लेती है। विनय का मन पुनः सोचता कि केवल एक अनजान के द्वारा भेजे गए वीडियो के आधार पर किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। इसके लिए कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। वैसे भी शादी के बाद अंजना ने ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं किया जिससे उसे दोषी करार दिया जाता है, परंतु पुरुष की यह सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वह चाहे कहीं भी मौज मस्ती करे, परंतु यदि औरत ऐसा कर ले तो उसको उल्टा चरित्रहीन, बेहया, न जाने कितने नामों से संबोधित किया जाता है। पुरुष कहीं भी कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि वह पुरुष है। यही औरत होने की सज़ा अंजना भुगत रही थी, जिसे किसी के द्वारा एक वीडियो भेजकर शक की नज़रों से दोषी ठहराया जा रहा था। उस रात विनय अंजना के विषय में ही सोचता रहा। विनय ने जिस नंबर से वीडियो आया था उस नंबर पर कितनी बार फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, परंतु सुलभ का उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। इस तरह से विनय की परेशानी बढ़ती जा रही थी, परंतु विनय को इसका कोई समाधान समझ नहीं आ रहा था। विनय के इस बर्ताव से अंजना की चिंता बढ़ रही थी। जिस औरत का पति किसी समस्या को लेकर परेशान हो, वह पत्नी अपनी परेशानी के कारण को शेयर भी ना कर रहा हो, तो पत्नी का क्या हाल हो जाता है, यह सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं। सुलभ ने सोचा कि अब तक अंजना के पति ने अंजना का जीना मुश्किल कर दिया होगा, क्योंकि पुरुष और सब सहन कर सकता है, परंतु औरत का चरित्रहीन हौन सहन कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि अंजना के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। सुलभ अंजना की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता था और वह अंजना को तड़पता हुआ देखना चाहता था। सुलभ ने विनय के नंबर के साथ
अंजना का नंबर भी हासिल कर लिया था, इसलिए उसने अंजना को फ़ोन किया। हेलो, कैसी हो मेरी जान? अंजना इस आवाज़ को कैसे भूल सकती है? वह सुलभ की आवाज़ पहचान गई। उसने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। सुलभ ने अंजना के पास 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन अंजना ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। वह जानती थी कि यह सुलभ का ही फ़ोन है और उससे बात करने का मतलब अपने सुखी जीवन को संकट में डालना, क्योंकि शादी के बाद स्त्री को पुरुष से बात करना अपने चरित्र पर काला धब्बा लगाना जैसा है। अंजना को सुलभ का बार बार फ़ोन आना एक समस्या लगने लगा और उसने सुलभ के फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। सुलभ समझ गया था कि अंजना उससे बात करना नहीं चाहती है। अब सुलभ ने किसी दूसरे नंबर से उससे बात करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन अंजना ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। विनय अंजना के वीडियो के विषय में ही सोचता रहता था। अंत में विनय ने सोचा कि यह वीडियो अंजना को ही दिखाकर उससे ही बात की जाए। अब विनय समय की प्रतीक्षा करने लगा। उसको अधिक परेशान देखकर अंजना ने ही उससे पूछने लगी कि आजकल आपको हो क्या गया है कि आप खुश नहीं हो मुझसे? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप कुछ छिपा रहे हो? मैं यह आज जानकर ही रहूँगी कि क्या बात है। विनय को यह मौका सही लगा और उसने अंजना को अपने पास बुलाया और बोला, देखो अंजू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, परंतु मुझे किसी ने कुछ ऐसा वीडियो भेजा है। मैं तुमसे उस पर बात करना चाहता हूँ। तुम बुरा मत मानना और ना इसे दिल पर लेना। अंजना समझ गई थी कि ऐसा सुलभ ही कर सकता है, इसलिए उसके फ़ोन भी आ रहे थे। परंतु अंजना विनय से बोली, देखो विनय, ऐसा क्या है जो तुम इस बोझ को अपने दिल पर लिए हो? मैं यदि सच्ची हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। तुम साफ साफ बात करो, मैं इसे सुनने को तैयार हूँ। विनय ने अंजना को वह वीडियो दिखा दिया। अंजना बोली, बस इतनी सी बात के लिए परेशान थे। मैं समझ गई कि यह कौन है। इसके मेरे पास 2 दिन से फ़ोन भी आ रहे हैं, परंतु मेरे समझ में यह नहीं आया कि इसने आपका व मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से लिया। विनय ने अंजना से पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वह मेरे साथ कॉलेज में था। हम दोनों एक ही क्लास में थे। उसका नाम सुलभ था। आजकल लड़की किसी लड़के से सीधी बात कर ले, बस लड़के उस लड़की को अपनी जागीर समझने लगते हैं। बस यही हाल इन साहबजादे का है। इनके पापा दहेज के लालची हैं। अंजना इतना एक साथ ही बता गई। अंजना के विश्वास को देखकर विनय के दिल को कुछ शांति मिली। अब वह उसे आगे बताने को कहा। अंजना ने अपने कॉलेज के टूर के विषय में भी बताया और बोली, विनय, यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो मेरे नंबर से उसका नंबर लगाओ और बात करो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विनय को सब बात सच्ची लगी, समझ में आ गया, परंतु वह सुलभ को सबक सिखाना चाहता था। अतः उसने अंजना के साथ प्लान बनाया। उसने पहले पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस के सामने ही सुलभ को अंजना से फ़ोन करवाने का प्लान किया। विनय ने अंजना से फ़ोन करवाया और फ़ोन का स्पीकर ऑन रखा एवं रिकॉर्डिंग भी ऑन करवा दी। वहीं पर पुलिस की टीम भी उपस्थित थी। सुलभ ने अंजना की कॉल देखकर उसने फ़ोन अटेंड कर लिया और बोला, हाय अंजना, कैसी हो? क्या चल रहा है? मैंने सुना है तुमने शादी भी कर ली। अंजना ने केवल हाँ में जवाब दिया और चुप हो गई। सुलभ ने पूछा, अंजना, तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? देखो अंजना, अब भी वक्त है कि तुम अपने पति को तलाक देकर मेरे पास आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अंजना ने छोटा सा जवाब देते हुए कहा, मैं जानती थी कि तू कितना निकम्मा है, इसलिए मैंने वह शहर ही छोड़ दिया था। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे पति के फ़ोन पर मेरा वीडियो तूने ही भेजा है। सुलभ बोला, अब तूने मुझे पहचाना ही नहीं। तेरे ऐसे फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल करूँगा कि तू याद करेगी। क्या तू इसे प्यार कहता है मूर्ख? तुम जैसों ने ही प्यार को बदनाम किया है। यह प्यार नहीं है। तेरे जैसे लोग बहसी और दानव होते हैं जो प्यार की केवल सेक्स की तुलना करते हैं। अंजना नागिन की तरह फुफकारती हुई बोली। अब फ़ोन विनय ने अपने हाथ में ले लिया और वह बोला, बेवकूफ़, तू अपने को बहुत चालाक समझता है ना? मैं जानता था कि तुम जैसे लोग इस समाज के लिए कैंसर की बीमारी की हो, इसलिए मैंने तुझ जैसे नाक कफन कुचलने का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। अब तू तैयार हो जा। जितना भागना था भाग लिया। अब तेरा समय समाप्त हो गया।
इतना कहकर विनय ने फ़ोन काट दिया। उसी समय पुलिस उसकी लोकेशन पर उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई। आज अंजना सोच रही थी कि यदि विनय उसकी बात पर विश्वास कर लेता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। यह समाज औरत को ही इतनी कमज़ोर क्यों समझता है? पुरुष केवल औरत को ही क्यों दोषी समझता है? औरत के चरित्र पर ही क्यों दाग लगता है? उसे बिना सबूत के चरित्रहीन बना दिया जाता है। यदि आज विनय उसका साथ नहीं देता तब क्या परिणाम होता? सुलभ के घर जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसके नाम धोखाधड़ी व औरत के साथ छेड़छाड़ करने के विरुद्ध वारंट दिखाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सुलभ को समझ आ गया था कि किस तरह किसी नारी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का की सजा क्या होती है। अंजना के साहस की सभी प्रशंसा कर रहे थे कि औरत को स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस तरह अंजना अपनी सूझबूझ से बदनाम होने से बची। सुलभ ने भी अंजना से माफ़ी मांग ली और अंजना ने केस वापस ले लिया, जिससे सुलभ को राहत मिल गई।